दोस्तों, आज अकाउंटेंसी का नया चैप्टर पढ़ते हैं जो कि चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको दोस्तों हम लोग एनजीओ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है दोस्तों मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो लिखा हूँ उसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे मेरे समझाने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों ये होता क्या है, ये होता है दोस्तों जो कि सोशल वर्क करते हैं, जो कि प्रॉफिट मोटिव के वर्क से नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन देते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता। ठीक है, उन्हीं को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और जिनको हम लोग एनजीओ भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कैलाश सत्यार्थी आप लोग जानते ही हैं, इतना बड़ा नाम है, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ठीक है, ये सब वो खुद एक तरह से एनजीओ चलाते हैं और वो खुद ही एक तरह से सोशल वर्कर भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। ठीक है, जो इसका अफेयर्स होता है, मतलब डे टू डे जो इसके काम होते हैं वो मैनेज कौन करता है, इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी करते हैं जो कि मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका मेन सोर्स क्या होता है दोस्तों, सोर्स ऑफ इनकम, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स होता है, डोनेशन के थ्रू होता है, लेगेसीज होता है। लेगेसीज में दोस्तों जैसे कोई अपनी ज़मीन दे देता है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ग्रांट एंड एड देता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, एक्सेट्रा। दोस्तों इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है हर अकाउंटिंग ईयर के बाद, क्योंकि इनको अपनी इनकम भी देखना पड़ता है, एक्सपेंडिचर देखना पड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन। और दोस्तों इनके ऊपर स्टैचुरी बाइंडिंग भी होती है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों जो सरप्लस होता है जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट, इनके जो दोस्तों सरप्लस होता है, सरप्लस आप मान लो प्रॉफिट होता है, वो मेंबर के बीच में नहीं बंटता है, वो डायरेक्ट कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी वीडियो कंप्लीट करूँगा क्योंकि टाइम टाइम कम है एग्ज़ाम होने में, और क्योंकि मुझे नोट्स और भी बनाने हैं। और मैं इतना बेसिक आपको बता दूंगा कि अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आया था लेगेसी को लेकर। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो फंसे ना। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जो कि एनजीओ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो उसमें क्या क्या रहता है, तो दोस्तों इसमें रहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर दोस्तों आता है बैलेंस शीट। ठीक है, पहले बात करते हैं दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोस्तों होता है एक तरह से ये कैश बुक होता है। ठीक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कैश बुक, उसी कैश बुक की तरह ही ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर। तो दोस्तों इसमें चाहे कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे मतलब डे टू डे लाइफ का हो, चाहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट का हो, मतलब लॉन्ग टर्म वो खर्चा हो या प्रॉफिट हो। ठीक है, जैसे लिखा ना, वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर। ठीक है, तो इसमें दोस्तों चाहे रेवेन्यू नेचर चाहे कैपिटल नेचर दोनों की ही इसमें एंट्री होती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स मतलब जैसे कि कैश आता है, और पेमेंट। तो दोस्तों अगर ये कैश बुक का ही सिमिलर है तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रियल अकाउंट की तरह होगा। जैसे मान लीजिए कैश आता है तो रिसिप्ट में जाएगा, पेमेंट जाता है मतलब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट साइड जाएगा, कैश में पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, इसका मतलब ये है, या तो ये चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों होता है जो, जैसे कि आप मान लो
आपने एक मशीन खरीदी, तो मशीन तो काफ़ी टाइम तक आप यूज़ करोगे, तो वो हो जाएगा कैपिटल नेचर का। ठीक है। रेवेन्यू नेचर का क्या होगा दोस्तों? रेवेन्यू नेचर में होता है जैसे कि आप मशीन तो आप खरीद ली 15 साल में, पर उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम होता रहता है, तो वो हर 1 साल पे, हर 2 साल, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, तो रेवेन्यू नेचर होता है। ठीक है। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं पढ़ा चुका हूँ, उसी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। और उसी में जब इनकम होती है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नो नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्यूड नहीं दोस्तों, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा शोन इन दिस अकाउंट। कोई भी नॉन कैश आइटम नहीं आता दोस्तों, सिर्फ कैश आइटम्स आते हैं। ठीक है। ये दोस्तों बिगिंस कैसे होता है, कैसे इसकी ओपनिंग होती है? ओपनिंग होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, एंड क्लोजेस विद द ईयर एंड बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कब होता है दोस्तों? जब जब पेमेंट ज़्यादा होता है रिसिप्ट से। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोस्तों आप जैसे कि ये समझ ही में आ जाता है, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही एक तरह से मेल खाता है ये। ठीक है दोस्तों, सिमिलर है, जैसे कि वो कैश बुक से सिमिलर था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सिमिलर है। ठीक है। तो दोस्तों कैसे बनता है? इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस पे बनता है दोस्तों। एक्यूरल बेसिस मतलब क्या होता है? एक्यूरल बेसिस वो होता है दोस्तों, जैसे कि आपने सेल्स की, आपको कैश मिले चाहे ना मिले, पर आप उसकी एंट्री कर देते हो, तो उसको कहते हैं एक्यूरल बेसिस। ठीक है। फिर दोस्तों तो इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, ना कि कैपिटल आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स आप समझ गए होंगे, डे टू डे वाले। एंड द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस एंड डेफिसिट। जिसमें बैलेंस लास्ट में दिखाता है वो सरप्लस दिखाता है और डेफिसिट दिखाता है। ठीक है। इट शोज अ नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड शोन इन द बैलेंस शीट। जो दोस्तों इसमें सरप्लस और डेफिसिट आता है वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर्ड हो जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन सच एज डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो दोस्तों जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं होते थे, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का अकाउंट हो गया दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ज़रूर। बैलेंस शीट दोस्तों, बैलेंस शीट दोस्तों वैसे ही बनता है जैसे कि हम लोग बिजनेस में बनाते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? देयर विल बी कैपिटल फंड, जनरल फंड इन प्लेस ऑफ द कैपिटल। दोस्तों उसमें हम लोग कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखते थे। ठीक है। पर इसमें क्या आता है? कैपिटल फंड या जनरल फंड। एंड द सरप्लस और डेफिसिट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज़ ईदर डिडक्टेड और एडेड टू कैपिटल फंड। ठीक है। अगर सरप्लस आएगा तो ऐड कर देंगे कैपिटल फंड और जनरल फंड में, और डेफिसिट आएगा तो माइनस कर देंगे, मतलब डिडक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। देयर आर अदर फंड्स क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस और टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स और डोनर्स, सच एज बिल्डिंग फंड है दोस्तों, स्पोर्ट फंड एक्सेट्रा। सच फंड्स आर शोन सेपरेटली इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दोस्तों क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस, मतलब इसी पर्पस के लिए होता है, तो इसके अलावा किसी और चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता है, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। सम पेक्यूलियर आइटम्स दोस्तों, कुछ आइटम्स होते हैं जो कि जिनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो स्पेसिफिक डोनेशन दोस्तों क्या होता है? इफ डोनेशन रिसीव इज टू बी यूटिलाइज टू अचीव स्पेसिफाइड पर्पस, इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। दोस्तों अगर कोई डोनेशन किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हो तो उसे स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। मतलब वो स्पेसिफाइड हो, मतलब वो पता ही हो किसी पे करना है। ठीक है।
The specific donation can be an extension of the existing building, construction of new computer laboratory. Such donations to be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet. The intention is to utilize the amount for the specific purpose only. ठीक है दोस्तों, ये लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा क्योंकि इसका जो इंटेंशन है, क्योंकि इसको सिर्फ इसी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज़ करना है, किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो एक तरह से लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों जनरल डोनेशन। तो दोस्तों इस तरह डोनेशन होता है टू प्रमोट द जनरल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट में किया जाता है। तो अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट में होगा तो दोस्तों कहाँ जाएगा, इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द करंट ईयर। ठीक है दोस्तों, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है दोस्तों, सब मेंबर प्रेफर टू पे लमसम अमाउंट एज लाइफ मेंबरशिप फीस इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन। सब मेंबर दोस्तों लमसम अमाउंट दे देते हैं, इकट्ठे दे देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस का, कि वो मेंबरशिप बन जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। सच अमाउंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एज क्रेडिटेड टू द कैपिटल एंड जनरल फंड। ठीक है दोस्तों, क्रेडिटेड टू द, तो ये कैपिटल रिसिप्ट की तरह होता है, कैपिटल जनरल फंड में जाता है, जुड़ता है। ठीक है, एंट्रेंस फीस। तो दोस्तों ये भी एक तरह से एडमिशन फीस है, इज पेड ओनली वंस बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। मेंबर बनने के लिए एक टाइम पर जो दिया जाता है, इट इज़ ट्रीटेड एज नॉन रिकरिंग आइटम एंड एडेड टू कैपिटल एंड जनरल फंड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक टाइम दिया जाता है तो एज अ कैपिटल रिसिप्ट जो माना जाता है, तो इसको भी एडेड टू कैपिटल एंड जनरल फंड में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों पेमेंट ऑफ होनोरेरियम। तो इसको कहाँ दिखाया जाता है, शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इन सब का ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, एंडोवमेंट फंड। एंडोवमेंट फंड क्या होता है दोस्तों, इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ बिक्वेस्ट और गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पसेस, हैंस इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इसको कहा जाता है दोस्तों, शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज एन स्पेसिफिक पर्पस फंड। ये भी दोस्तों स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए होता है, तो इसको कैपिटल रिसिप्ट की माना जाता है और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में एज एन स्पेसिफिक पर्पस फंड में लिखा जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों आता है स्पेशल फंड। ठीक है, द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस create a special fund for certain purposes such as prize fund, match fund and sport fund etc. Such funds are invested in securities such कहाँ से दोस्तों, स्पेशल फंड। द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस क्रिएट स्पेशल फंड फॉर सर्टन पर्पसेस सच एज प्राइज फंड, मैच फंड एंड स्पोर्ट फंड एक्सेट्रा। Such funds are invested in securities and the income earned on such investment is added to the respective fund. Such funds are invested in securities and the income earned on such investment is added to the respective fund and not credited to income and expenditure account. Similarly, the expenses incurred on such specific purposes are also deducted from the special fund. The special funds are shown in balance sheet. ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक क्रिएट करता है स्पेशल फंड किसी सर्टन पर्पसेस के लिए, जैसे प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट फंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो फंड होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में और जो इनसे इनकम अर्नड होती है ये इस फंड में जुड़ जाता है, और पर क्रेडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका वो रहता है जैसे इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है, वो इस इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाता है। द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सच स्पेसिफिक पर्पसेस ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द स्पेशल फंड। जिस पे एक्सपेंस इंकर्ड किया जाता है वो डिडक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, और इसे स्पेशल फंड्स आर शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। इट इज़ अ मेंबरशिप फी पेड बाय द मेंबर ऑन द एनुअल बेसिस। ठीक है, हर साल जो मेंबरशिप फीस दी जाती है उसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ये मेन सोर्स होता है दोस्तों इनकम का एनजीओ के लिए।
सब्सक्रिप्शन पेड बाय द मेंबर्स एंड शोन एज रिसिप्ट इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट होता है। फिर आते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट्स। दोस्तों कुछ एडजस्टमेंट ये अलग से मैंने किया है, जो एनवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेके, क्लोजिंग स्टॉक को लेके। तो दोस्तों अभी और एडजस्टमेंट है, उसको मैं और वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, पर इसमें अभी कुछ 2 मैंने करे हैं। ठीक है, इसको आप देखिए समझिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दे आर सर्वल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ऐसे एक्सपेंसेस दोस्तों जिसको हम लोग एडवांस में दे देते हैं। ठीक है, जो पहले देना हो पर अभी दे दिया गया हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इट इज़ फाउंड दैट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस हैव नॉट येट बीन फुल्ली रिसीव्ड। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में देखा जाता है कि जो इस एक्सपेंस किया गया है इसका जो बेनिफिट है वो इस साल पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ इट्स बेनिफिट वुड बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अगले साल इसका जो पोर्शन बच गया था, उस बेनिफिट का पोर्शन जो बच गया था वो अगले साल मिलेगा। दिस पोर्शन ऑफ एक्सपेंस इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर स्टम्प्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, यही जो पोर्शन बच जाता है दोस्तों बेनिफिट का, इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों? द अमाउंट ऑफ प्रीपेड पार्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपेंस एंड द न्यू अकाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रीपेड पार्ट होता है वो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से डिडक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो डिडक्ट किया जाता है वो जितना अमाउंट है उसको एसेट साइड बैलेंस शीट के शो किया जाता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है दोस्तों? सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, रेंट एक्सेट्रा आर अर्न ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर बट हैव नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ तरह के इनकम होते हैं जैसे सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, रेंट एक्सेट्रा, जो कि अर्न किए जाते हैं करंट अकाउंटिंग ईयर में, बट जो कि पूरी तरह से वो पैसा नहीं मिलता, उसी को एक्रूड इनकम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एक्रूड इनकम विल बी एडेड टू द रिलेटेड इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द न्यू अकाउंट ऑफ एक्रूड इनकम विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो वो एक्यूर्ड इनकम जिसमें भी जुड़ा हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन में, कमीशन में, उसमें जोड़ देते हैं, जोड़ के लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो जोड़ा जाता है वही अमाउंट एसेट साइड बैलेंस शीट में भी लिखा जाता है अलग से। ठीक है, यही ट्रीटमेंट है दोस्तों। तो थैंक यू, आप बताइएगा और किसी में अगर डाउट होता है तो। ठीक है दोस्तों, कुछ आपको इसमें मैं बता भी देता हूँ कि कल मैं पार्टनरशिप पे लाऊंगा और ट्राई करूँगा गुडविल भी कल ख़त्म कर दूँ। ठीक है, क्योंकि उतना डीप क्वेश्चन पूछता नहीं है, बेसिक पूछता है। ठीक है, अकाउंटेंसी आराम से ख़त्म हो सकती है। अब बताइए दोस्तों, करंट अफेयर्स पे भी मैं वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ कल, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो पास ही में आ गया है। हार्डली ऑडिट असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मेरे ख्याल से एक या 2 दिन है। तो आप बताइएगा, मैं एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, जो कि फंसेंगे जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के। ठीक है, आप बताइएगा ज़रूर। पर मैं दोस्तों आज क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग बताते हो नहीं, तो देने का फ़ायदा नहीं। तो थैंक यू दोस्तों।